लॉ मैं बेटा बोल देता हूँ जो थ्योरी मैंने बोर्ड पर नोट कराई है, ठीक है। नोट कर पा रहे सभी बच्चे? क्या लिखा है? किडनी डायलिसिस ऑल्सो नोन एज हीमोडायलिसिस और रीनल डायलिसिस इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट। बाकी ये जो हमारा डायलिसिस है वो क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मशीन है, यूज टू रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। यहाँ बेटा ये नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल समझना जरूरी है। नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल क्या है हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है हमारा? नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल वो है, सब्सटेंस है। प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, और अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू फाइनली अमोनिया। देखो नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया प्लस CO2 इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला NH2CONH2 यूरिया। तो यूरिया इज नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल, है ना। ये छोटी सी चीज़ यहाँ हाईलाइट करना ज़रूरी है। मैंने लिखा है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। इन केस ऑफ बेटा एक्वेटिक एनिमल इट इज़ अमोनिया। आगे लिखा फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट लैकिंग किडनी फंक्शन और किडनी फेलियर। अब दोनों ऑप्शन है, या तो किडनी उतना अच्छा काम नहीं कर रही है या किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होना तो डेंजरस सिचुएशन है, फिर तो डायलिसिस रेगुलर शुरू हो जाता है, ठीक है। मंथ में वो 10 से 12 दिन फिर डायलिसिस करनी होती है और लगभग इसमें बेटा 10 से 12 आवर्स का टाइम लग जाता है। क्लियर सब बच्चों को? ड्यू टू इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, ये सारे इसके रीजंस हैं। आगे देखो, इन दिस प्रोसीजर द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन नोन एज आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस दैट रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो ये इसका एक बेसिक है कि व्हाट इज द हीमोडायलिसिस। हीमो टर्म क्यों आ रहा है? हीमो टर्म यूज फॉर द ब्लड। आप लोगों ने सब बच्चों ने HEM हीम कुछ नया नहीं है, हीमोग्लोबिन सुना है ना। तो हीम टर्म यूज फॉर ब्लड। और ये जो रीनल लिखा हुआ रीन टर्म यूज फॉर किडनी, रीन टर्म यूज फॉर किडनी और हीम HEM हीम फॉर ब्लड, हीमोडायलिसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियली जो काम ग्लोमेरुलस और बामन्स कैप्सूल के बीच में हो रहा है इन द नेफ्रॉन, और सेम एज द वो उन्होंने क्या किया, इसका मैकेनिज्म समझ लिया और वो किडनी के अंदर कर पा रहे हैं, वो सॉरी आर्टिफिशियल मशीन के अंदर कर पा रहे हैं। अब हम लिखते हैं कि भाई स्कूल एग्जामिनेशन में इसका प्रिंसिपल नोट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस इज बेस्ड ऑन, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किस बच्चों का आंसर याद है? जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या कुछ और। तो करेक्ट आंसर इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पासेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ब्लड के अंदर हमारा ये सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है? तो हमें बिल्कुल पता है कि ये जो ब्लड है इसके दो हिस्से हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड पार्ट इज कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स मीन्स हमारा RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। क्लियर सब बच्चों को? तो भैया प्लाज्मा का फिल्टरेशन होना है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कंटेन, यहाँ तो दिख रहा है ना सब बच्चों, प्लाज्मा के अंदर क्या है बेटा? ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो यूरिया है, बाकी सब भी हैं, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड। अदरवाइज हमारा मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, और भी मैंने ऊपर लिखे थे, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, अदर मेडिसिन, फिनॉल, ठीक है, प्लस और भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट, है ना, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स। तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स में क्या क्या आ गए? जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, भाई NaCl होगा, KCl होगा, जो भी एक्स्ट्रा मिनरल्स, है ना। वाटर तो होगा ही बेटा। प्लाज्मा का बेसिक कंपोजिशन क्या है यहाँ से लिखना चाहिए मुझे, वाटर प्लस यूरिया प्लस समथिंग समथिंग, ये इनका फिल्टरेशन होना है।
ठीक है। कॉप्सल्स एंड लार्ज प्रोटीन जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगी, वो फिल्टर नहीं होगी मशीन से। समझ में आया? तो कॉप्सल्स और लार्ज प्रोटीन एक्सेट्रा डू नॉट फिल्टर फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अपना हीमोडायलिसिस। एक बेसिक मैकेनिज्म सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो चले इसके बाद 2 लाइन और नोट करो। लिखिए बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। द पेशेंट, नोट करो बेटा, लिखो द पेशेंट्स ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी को अंडरलाइन करो। द पेशेंट्स ब्लड इज लेड LED फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, RADIAL, रेडियल आर्टरी। अपने जो आर्म में जो आर्टरी है ना, नेम ऑफ द आर्टरी रेडियल आर्टरी। ठीक, पल्स मेजर करते हैं हम ब्रैकियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी ऑफ द आर्म लिखो, थ्रू द मशीन रेडियल। ओके, तो हम लोगों ने नोट किया कि द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी से बेटा इस ब्लड स्ट्रीम को लेके चलेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी मस्त है ना डायलिसिस के अंदर। ऑफ द आर्म थ्रू द मशीन वेयर यूरिया एंड अदर सॉल्ट्स आर रिमूव्ड एंड प्योर ब्लड इज रिटर्न टू वीन इन द सेम आर्म। तो वीन का नाम भी क्या होगा बेटा? रेडियल वीन। क्लियर? आर्टरी रेडियल आर्टरी, तो वीन्स का नाम रेडियल वीन। सेम होता है, हेपेटिक आर्टरी हेपेटिक वीन। यहाँ क्या है हमारी? रेडियल आर्टरी रेडियल वीन, ठीक है। इसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने एक्सप्लेन किया है ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल जो कि एक पर्टिकुलर नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। तो उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है विच आर मेड अप ऑफ सेलोफेन ट्यूब। अब हम छोटा सा एक डायग्राम बना देते हैं। तो नोट कर लिए सभी बच्चों ने? अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑस्मोसिस मिल सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिल सकता है, रेडियल आर्टरी मिल सकता है। दूसरा सिंपल एक क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज, तो ऑप्शन क्या मिलेगा? हीमोडायलिसिस, रेडियल अपना डायलिसिस, रीनल डायलिसिस। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक, उसके बाद इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। चलो इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं डायग्राम बनाकर। चलो मैं डायग्राम बेटा डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? ये हमारा एक मशीन है जिसको कहता है हीमोडायलाइजर, डायलाइसिस, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी। क्लियर? ये पेशेंट है, पेशेंट का केवल हाथ दिखा दिया। तो रेडियल आर्टरी से क्या करेंगे? ब्लड को लेके जाएंगे, मूव करेंगे। और यहाँ क्या किया? उसे पंप कर दिया, थोड़ा प्रेशर से ब्लड को फ्लो कर रहे हैं। अब जब ब्लड एंटर करेगा बेटा, तो ये पूरा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, सेलोफेन ट्यूब्स, बहुत सारी ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो पूरा ब्लड क्या होगा? इन सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर भर जाएगा। अब क्या होना है देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इसका पर्पस क्या है? इसमें कुछ एंटी कोएगुलेंट्स मिलाए जाते हैं, लाइक हेपेरिन, जो ब्लड को आउटर इन्वायरमेंट में कोएगुलेट मीन्स जमने से रोकते हैं, क्लॉटिंग करने से रोकते हैं। अदरवाइज क्या होगा देखो ध्यान से, जब भी बेटा हमें चोट लगता है तो क्या होता है? हमारा ब्लड कुछ ही देर में, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा ना, पूरा केमिकल एक्शन होती है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक। लेकिन हमें पता है कि आर्टरीज के अंदर कंटिन्यूसली ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लीवर के अंदर से एक हेपेरिन रिलीज होता है, ठीक, वो क्या करता है? ब्लड को कोगुलेट होने से, क्लॉट होने से रोक रहा है। तो इस फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन का पर्पज ही है कि अब आपका ब्लड कहीं ना कहीं सेलोफेन ट्यूब है ना, एक आउटर इन्वायरमेंट में आ गया, तो दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाए, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए।
तो देखो भाई, ह्यूमन बीइंग नहीं, पूरा मशीन काम कर रहा है, क्योंकि जरा सा डिस्टर्बेंस, जरा सा एयर बबल, उस पेशेंट की जान भी जा सकती है ना। कहीं से वो एयर बबल आ गई या कुछ भी आ गई, ठीक, तो क्या होगा, वो आर्टरी वीन्स में फंस जाएगी, उस हालत ख़राब हो जाएगी उस बंदे की। तो अभी इसका मैकेनिज्म हम समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सेमी परमेनल मेम्ब्रेन से बनी हुई है ये ट्यूब्स, और ये प्लाज्मा को फिल्टर कर रही है। कॉप्सल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका जो ब्लड कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ब्लड मूव करते हुए फिर से इस पेशेंट की बॉडी में आ गया, फिर इस तरीके से चल रहा है। इतने में ये जो ब्लड फैल रहा है बेटा, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप्स इसके अंदर से यूरिया, वाटर, एक्सेस सॉल्ट कंटिन्यूसली इस कंटेनर में कलेक्ट होते जाएंगे। और इस कंटेनर को उन्होंने क्या किया, मेरे हिसाब से तो यहाँ कनेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, सभी डायग्राम में इस तरीके से बना हुआ है। तो पंप करते हुए इसे एक कहाँ लेके आ गए, दूसरी बोतल्स के अंदर। इसमें ये ड्रॉप बाय ड्रॉप्स इस तरीके से कलेक्ट होता रहेगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो लिखा है यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, ठीक है। जैसे ये बेटा फिल हो जाएगी पूरी तरीके से, इसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसे रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह फिर दूसरा बोतल लगा दिया, ठीक। तो बीच बीच में ऑब्जर्वर जो रहे वो देखते रहते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है, ठीक है, वो विजिट करते रहते हैं। और ऐसे एक साथ जिन बंदों को डायलिसिस करानी है वो बैठे रहते हैं। लंबी प्रोसेस है, 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो बढ़िया न्यूज़पेपर या जो भी है अपना, अब तो मोबाइल्स हैं, देखते रहो और ये सब चलता रहता है। क्लियर? अब डिपेंड करता है कि उस पर्सन का किडनी किस लेवल तक क्या हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है। तो अगर किडनी ज़्यादा ख़राब है तो उसे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हायर ज़्यादा होगी, नहीं तो उतना नहीं होगा जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो क्या सभी बच्चों को हीमोडायलिसिस समझ में आया? यस या नो? देखो आपका क्वेश्चन अच्छा है कि डायलिसिंग सॉल्यूशन का पर्पज क्या है ना। तो ये बहुत बढ़िया सा टर्म हम बताते हैं। ब्लड और डायलिसिंग सॉल्यूशन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाना चाहिए। मतलब क्या हो जाना चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों कैसे हो जाना चाहिए बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर सब बच्चों को, है ना। क्योंकि हाइपर या हाइपो हुआ तो फिर क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई जो ब्लड के अंदर वाटर है, मिनरल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक वाटर का भी अपना एक कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं। वेस्ट मटेरियल तो है जिन्हें फिल्टर करना है, लेकिन उसी लेवल का हमें कंपोजिशन यहाँ चाहिए डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। क्लियर? जैसे आप एक चीज़ समझो, अगर हम अंगूर को पानी में डालेंगे तो अंगूर क्या होते हैं, फूल जाते हैं, टर्जेड हो जाते हैं, वस्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। और अंगूर को शहद में डालोगे तो पिचक जाते हैं, किशमिश बन जाते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर? लेकिन हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ना तो श्रिंक होते ना वस्ट होते। रीज़न इज़ दैट कि हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनका आपस में नेचर कैसा है, बोथ आर आइसोटोनिक, सेम कॉन्सेंट्रेशन, सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो बिल्कुल बेटा इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी हैं ब्लड के अंदर, बाकी सारी चीज़ें भी। तो ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस ना हो जाए इसके लिए यहाँ डायलाइजिंग सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। और बाकी जब इसके अंदर क्या आ गई, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होकर सॉलिड पार्टिकल्स इसमें कलेक्ट होते जाएंगे इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर। फिल्टर होने के साथ कलेक्ट होते जाएंगे और ये भरता जाएगा, और फाइनली दूसरे कंटेनर में क्या करते जाएंगे, इसको सेपरेट करते जाएंगे। बात समझ में आया सब बच्चों को? नाइट्रोजीनस वेस्ट हम क्या करना चाहते हैं, केवल नाइट्रोजीनस वेस्ट और साथ में एक्सेस ऑफ सॉल्ट रिमूव कर देते हैं बॉडी से। क्लियर? क्या अभी भी कोई डाउट? लास्ट में क्या हो रहा है, ब्लड को फाइनली रिटर्न करके वीन्स के थ्रू हम अपना जो रेडियल वीन है उसमें क्या करेंगे, इसको एंट्री करा देंगे। अब इन केस ऑफ किडनी फेलियर फिर लास्ट एक ऑप्शन बचता है क्या, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो कि आसान प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ी बात क्या है कि
बस केवल ये टॉपिक हमारे सिलेबस में बना रहे, हमारी ज़िंदगी में ना आए, हमारी लाइफ में ना आए, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? अदरवाइज़ भाई बहुत सारे लोग सफ़र करते रहते हैं। चलिए, ये था हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन, और इसमें भी 2-3 जो टर्म्स थे जो छूट गए थे वो और मैं नोट करा रहा हूँ, तो लिखिए सभी बच्चे, बेटा नोट करके लिखिए। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर लिखो, देखो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म आर दोज विच एक्सक्रीट अमोनिया। लिखिए बेटा, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच एक्सक्रीट अमोनिया। अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, क्लियर? विच एक्सक्रीट अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। एग्जाम्पल लिख लो, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, देखो, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। और अमोनिया थोड़ा सा क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है? तो नेचर ने क्या किया कि भैया जो पॉइजनस सब्सटेंस है, ये जो अमोनिया है वो पॉइजनस है, तो ये इजीली वाटर में क्या होगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, किसी को भी हार्म नहीं करेगा ये, ठीक है? सेकंड इज अमोनोटैलिक वाले को यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म्स, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होता है बेटा? तो लिखो इसमें, आर दोज विच एक्सक्रीट यूरिया, आर दोज विच एक्सक्रीट यूरिया, विच एक्सक्रीट यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने पहले भी नोट किया ना, क्या लिखते हैं? NH2CO NH2। कंपेयर टू अमोनिया, यूरिया उतना पॉइजनस नहीं है ना, उतना हार्मफुल नहीं है। यूरिक एसिड तो बिल्कुल कैसा, नॉन पॉइजनस। तो नेचर ने क्या किया कि बर्ड्स, इन केस ऑफ बर्ड्स, वो यूरिक एसिड हवा में ही स्प्रेड हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल लिख लो, देखो, बर्ड्स, इंसेक्ट, अपना ये शार्क, फ्रॉग, मैमल्स, एग्जाम्पल हैं इसके, शार्क, फ्रॉग्स एंड मैमल्स। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। लास्ट लिखिए यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म्स, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। इसमें लिखो, आर दोज विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, आर दोज विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, इसे हाईलाइट कर लो आप, यूरिक एसिड। और लिखो इसका एग्जाम्पल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, मैनी रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल्स में पहले रेप्टाइल्स ही लिखते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिर इंसेक्ट्स भी, कुछ इंसेक्ट की बॉडी से भी यूरिक एसिड रिलीज होता है। ये तीनों टर्म्स भी हमें आना चाहिए, ठीक है? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म्स। यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया। नोट कर लिए सभी बच्चों ने?
ओके, तो ये हम लोगों ने पिछली 2-3 क्लासेस में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे नए टॉपिक के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास के बाद रुक सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं। ओके।